तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ली क्रॉनिन्स द ममी, जो एक तरह से सुपरनैचुरल हॉरर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर, एंशिएंट इजिप्टियन माइथोलॉजी और फैमिली ट्रेजेडी का कॉम्बिनेशन लगती है। तो लाइट्स डिम करो, हेडफोन्स लगाओ और तैयार हो जाओ देखने के लिए एक ऐसी मूवी जिसमें स्पिरिट 3000 सालों से अंधेरे में दबा हुआ था। फिल्म की शुरुआत इजिप्ट के एज़वान नामक जगह से होती है, जहां हमें एक फैमिली जो कि अपने घर जा रहे थे से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसमें एक हस्बैंड, वाइफ, उनके 2 बेटे और एक बेटी होती है नेम्ड लाइला। घर एंटर करते ही लाइला को अपना पेट बर्ड मरा हुआ मिलता है। आफ्टर दिस हस्बैंड वाइफ घर के नीचे बने सेलर में जाते हैं। यहाँ हमें पिरामिड का मिनी वर्जन देखने को मिलता है जो कि काले रंग का था। देखने से लग रहा था कि इनका घर ही इस धसे हुए पिरामिड के ऊपर बना है। मूविंग फॉरवर्ड ये लोग अंदर जाते हैं जहाँ एक ब्लैक बसाल्ट स्टोन का सार्कोफेगस होता है। अब जिन्हें बसाल्ट सार्कोफेगस नहीं पता उन्हें बता दूं कि बसाल्ट सार्कोफेगस बेसिकली एक स्टोन कॉफिन होता है जो ब्लैक बसाल्ट रॉक से बना होता है। बसाल्ट एक बहुत हार्ड और स्ट्रॉन्ग वोल्केनिक स्टोन होता है जो लावा ठंडा होने के बाद बनता है, इसीलिए ये काफी ड्यूरेबल और हेवी होता है। एंशिएंट टाइम्स में लोग इम्पोर्टेंट या पावरफुल लोगों को प्रिजर्व करने के लिए ऐसे सार्कोफेगस यूज करते थे ताकि बॉडी सेफ रहे और टाइम के साथ डैमेज ना हो। तो हस्बैंड इस सार्कोफेगस को चेन और पुली की मदद से ओपन करता है जिसमें ऑलरेडी एक मम्मी थी। फिर हस्बैंड अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या ये जिंदा है, तो वाइफ ना में जवाब देती है, लेकिन तभी अचानक ताबूत के अंदर रखी मम्मी हिलने लगती है। धीरे धीरे उसका चेहरा लेडी की तरफ मुड़ता है और उसके हस्बैंड को लोहे की हुक से हवा में लटका कर मार देती है, जबकि उसकी वाइफ बस डर के मारे सब देखते रह जाती है। अब स्टोरी शिफ्ट होती है इजिप्ट के कैरियो शहर में, जहाँ हमें एक हैप्पी फैमिली इंट्रोड्यूस कराया जाता है। फैमिली में हस्बैंड नेम्ड चार्ली था जो कि एक इन्वेस्टिगेटिव टीवी रिपोर्टर था। उसकी वाइफ लेरिसा थी जो कि फिलहाल प्रेग्नेंट थी और इनके 2 बच्चे थे नेम्ड केसी एंड सेबेस्टियन। कट टू नेक्स्ट शॉट हमें दिखाया जाता है कि चार्ली केटी को मॉर्स कोड की प्रैक्टिस करवाता है। एक दिन जब लेरिसा काम पर गई होती है और चार्ली ही बच्चों का ध्यान रख रहा होता है, तभी चार्ली को कॉल आता है कि उसे न्यू मैक्सिको में नई जॉब मिल गई है और अब उन्हें वहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा। ये न्यूज सुनकर लारिसा काफी खुश होती है और कहती है कि मैं तो कहती ही थी कि तुम्हारा हो जाएगा, तुम्ही को नहीं विश्वास था। मीनवाइल केटी गार्डन में खेलने जाती है जहाँ उसे एक मिस्टीरियस लेडी फेंस के दूसरे तरफ से बात करने की कोशिश करती है और हम समझ पाते हैं कि ये वही लेडी है जो मूवी के शुरुआत में अपने फैमिली के साथ दिखी थी। वो अपने आप को एक म्यूजिशियन बताती है। म्यूजिशियन केटी से कहती है कि वो उसकी फ्रेंड लाइला की माँ है, मतलब लाइला पहले से केटी को जानती थी। धीरे धीरे वो केटी का ट्रस्ट जीत लेती है। पहले उसे चॉकलेट देती है, फिर एक एप्पल दे के कहती है कि ये चॉकलेट से भी ज्यादा मीठा है और उसके बाद कुछ अजीब चैंटिंग करने लगती है। अचानक उस एप्पल के अंदर से एक क्रीपी कीड़ा निकलता है और सीधा केटी के मुंह के अंदर चला जाता है। केटी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। केटी के बेहोश होते ही मैजिशियन उसे किडनैप करके ले जाती है। अंदर चार्ली को घर में सेम चॉकलेट का रैपर क्वांटिटी में मिलता है, तो उसे डाउट होता है कि कहीं केटी को कोई अननोन पर्सन चॉकलेट तो नहीं देता है। तो चार्ली केटी को देखने गार्डन जाता है तो उसे वो वहाँ नहीं मिलती और फेंस भी टूटा हुआ होता है। फौरन चार्ली केटी को ढूंढने घर के बाहर जाता है तो उसे एक लेडी केटी को लेके भागते हुए दिखती है, लेकिन उसी वक्त पूरे शहर में एक सैंड स्टॉर्म आ जाता है। इसी तूफान की वजह से चार्ली केटी तक नहीं पहुंच पाता। इसके बाद चार्ली और लैरिसा पुलिस स्टेशन में किडनैपिंग रिपोर्ट फाइल करते हैं, जहां केस का लीड डिटेक्टिव चार्ली और लैरिसा पर ही शक करता है कि यही दोनों अपने बच्चे को गायब किए होंगे और फिर वहां उनकी मुलाकात डिटेक्टिव डालिया जाकी से होती है, जो कि अपने सीनियर के बात से सहमत नहीं होती। पुलिस पूरी कोशिश करती है लेकिन केटी का कोई भी क्ल्यू नहीं मिलता। नेक्स्ट सीन हमें 8 साल बाद का दिखाया जाता है, जिसमें चार्ली अपनी वाइफ लैरिसा, बेटा सेबेस्टियन, अपनी तीसरी बेटी नेम्ड मॉड और लैरिसा की मम्मी नेम्ड कैरमन के साथ
साथ न्यू मैक्सिको के एल्बुकर्क में रहती थी। लेकिन इतने साल गुजरने के बाद भी केटी के गायब होने का दर्द उनके परिवार का पीछा नहीं छोड़ता। अब स्टोरी फिर से शिफ्ट होती है एज़वान के डेजर्ट में, जहाँ एक टीनेजर साइकिल चलाते हुए इंसान रास्ते से जा रहा होता है। तभी अचानक से उसके पीछे आसमान में एक प्लेन क्रैश हो जाता है। वो लड़का क्रैश साइट की तरफ जाता है, वहाँ दोनों पायलट की बॉडीज बुरी तरह डिस्ट्रॉयड होती है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि वहाँ वही बसाल्ट सार्कोफेगस वाला ताबूत मिलता है और वो बिल्कुल सेफ था, ना कोई स्क्रैच ना कोई डैमेज। इस क्रैश की रिपोर्ट अथॉरिटी को दी जाती है। फिर 2 आर्कियोलॉजिस्ट उस ताबूत को स्कैन करते हैं। जब उस ताबूत को खोला जाता है तो अंदर से एक ममीफाइड बॉडी मिलती है जो कि एक बच्ची की थी। जैसे ही उसके ऊपर का कुछ लेयर हटाया जाता है, मम्मी अचानक से जिंदा हो जाती है। जो लेयर हटाया जाता है उसको एग्जामिन करने पे कुछ इंस्क्रिप्शन टाइप का दिखता है, पर कुछ क्लियरिफाई नहीं हो पाता। इन सब चीजों में सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि केटी थी, जो कि 8 साल पहले गायब हुई थी। अब सीन चार्ली के घर पर शिफ्ट होता है। सेबेस्टियन और मॉड कंप्लेन करते हैं कि उनके पेरेंट्स उन्हें कभी बाहर घुमाने नहीं ले जाते। असल में केटी के साथ जो हुआ था उसके बाद चार्ली और लैरिसा अपने बाकी बच्चों को लेकर बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो गए थे। इसीलिए एक दिन वो डिसाइड करते हैं कि फैमिली आउटिंग पर जाएंगे। लेकिन तभी उन्हें कैरियो से कॉल आता है और पता चलता है कि केटी मिल गई है। ये न्यूज सुनकर दोनों इमोशनल हो जाते हैं और तुरंत उसे देखने पहुंचते हैं। लेकिन केटी की हालत देखकर वो अंदर से हिल जाते हैं। उसकी स्किन बिल्कुल पेल और ड्राई हो चुकी थी, नाखून बहुत लंबे और हार्ड हो चुके थे। सबसे अजीब बात ये थी कि वो एक शब्द भी नहीं बोल रही थी। डॉक्टर सिर्फ इतना बोलते हैं कि शायद ये सब सिवियर ट्रॉमा की वजह से हुआ है और वक्त और प्यार से सब ठीक हो जाएगा। चार्ली और लैरिसा फिर केटी को घर ले जाने का डिसीजन करते हैं। दूर से डिटेक्टिव डालिया ज़ाकी भी ये सब देख रही होती है, जो कि अब इस केस की इंचार्ज होती है और वो चार्ली को प्रॉमिस करती है कि वो पक्का पता करेगी कि इन 8 सालों में केटी के साथ क्या हुआ था। कट टू नेक्स्ट शॉट, चार्ली और लैरिसा केटी को घर ले आए थे और केटी को उसके पुराने बेडरूम में ही रखते हैं। सेबेस्टियन अपनी बहन को इतने सालों बाद देखकर कम्प्लीटली शॉक में था। केटी को बेड पर लेटा दिया जाता है और कैरमन उसके पास बैठकर प्रेयर्स पढ़ना शुरू करती है। पहले सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि केटी की आंखें धीरे धीरे कैरमन की तरफ टर्न होने लगती है और अचानक से केटी अपने सर से इतनी जोर से कैरमन को हिट करती है कि कैरमन के चेहरे से खून निकलने लगता है। उसके बाद सिचुएशन और भी क्रीपी हो जाती है। केटी अजीब आवाजों में चिल्लाने लगती है और उसका पूरा बॉडी अननेचुरली ट्विस्ट और डिस्टॉर्ट होने लगता है, जैसे उसको कोई और कंट्रोल कर रहा हो। फिर एकदम से केटी बेड से उठकर घर के वॉल्स के अंदर भागना शुरू करती है। ये वॉल्स हॉलो थी और उनके अंदर ट्रैप डोर्स के थ्रू मूव किया जा सकता था। इसी वजह से वो किसी पोजेस्ड क्रिएचर की तरह पूरे घर में क्रॉल और रन कर रही थी। चार्ली और लैरिसा उसका पीछा करते हैं, लेकिन जो चीज वो नेक्स्ट देखते हैं वो और डिस्टर्बिंग थी। केटी एक जिंदा बिच्छू को डायरेक्टली अपने मुंह में डालकर चबा जाती है। दोनों समहाउ उसे फोर्सफुली उल्टी करवाते हैं और फिर सेफ्टी के लिए उसे उसके रूम में लॉक कर देते हैं। इसके बाद चार्ली को डालिया से कुछ फोटोज मिलते हैं जिसमें केटी उस ताबूत के अंदर रैप्ड दिख रही थी और उसके आसपास स्ट्रेंज इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे। चार्ली इन सब चीजों को डीपली स्टडी करना स्टार्ट करता है, क्योंकि वो हर हाल में ये समझना चाहता था कि इन 8 सालों में केटी के साथ एक्चुअली हुआ क्या था। नेक्स्ट डे लैरिसा और कैरमन मिलकर केटी को क्लीन और ग्रूम कर रहे होते हैं। तब लैरिसा नोटिस करती है कि केटी के टो नेल्स बहुत ज्यादा लंबे हो चुके हैं। वो केयरफुली नेल कटर से उन्हें ट्रिम करना स्टार्ट करती है, लेकिन जैसे ही वो थंबनेल कट करती है, केटी के पैर के ऊपर वाली स्किन लिटरली पेल ऑफ हो जाती है। और सबसे हॉरिफाइंग बात ये थी कि उस स्किन के नीचे वही स्ट्रेंज इंस्क्रिप्शन और सिंबल नजर आते हैं। केटी इंस्टेंटली वॉयलेंट रिएक्ट करती है, इतना ज्यादा कि उन्हें उसे इंजेक्शन लगाना पड़ता है। ये सब देख के लैरिसा इमोशनली कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाती है, क्योंकि उसके सामने उसकी बेटी धीरे धीरे किसी इंसान से ज्यादा एक टेरिफाइंग मिस्ट्री बनती जा रही थी। दूसरी तरफ चार्ली को घर के फ्लोर से एक अजीब सा चिपचिपा सब्सटेंस मिलता है जो क्लियरली नॉर्मल चीज नहीं लग रहा था। इसी बीच जब चार्ली केटी को चेक करने जाता है तो वो लैरिसा को कम्प्लीटली ब्रोकन कंडीशन में पाता है।
लेरिसा गुस्से में चार्ली से लड़ने लगती है। उसका कहना था कि केटी इतने सालों बाद फाइनली वापस आई है, लेकिन उसका ख्याल रखने के बजाय चार्ली इस बात में ज्यादा ऑब्सेस्ड है कि उन 8 सालों में केटी के साथ क्या हुआ था। लेरिसा के हिसाब से चार्ली अब भी पास्ट में ही जी रहा था, जबकि उसे प्रेजेंट में केटी पर फोकस करना चाहिए था। फिर लेरिसा रोते हुए केटी से रिक्वेस्ट करती है कि वो कुछ बोले, कुछ तो रिएक्ट करे, लेकिन उसके जवाब में केटी सीधा अपनी माँ के मुंह पर थूक देती है। उसके बाद चार्ली केटी की गिरी हुई व्हील चेयर को उठाने जाता है और तब उसकी नजर व्हील चेयर के व्हील्स में फंसे हुए स्किन पर पड़ती है। ये वही स्ट्रेंज स्किन था जो थोड़ी देर पहले केटी के पैरों से अलग हुआ था। चार्ली उसे क्वाइटली अपने रूम में ले जाता है। लेटर जब चार्ली केटी से बात करने की कोशिश करता है तो केटी एक अजीब तरीके से अपने दांत बजाना स्टार्ट करती है। पहले चार्ली को लगता है कि ये उसका एबनॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि ये रैंडम साउंड नहीं, एक्चुअली मोर्स कोड है। चार्ली तुरंत उन पैटर्न्स को नोट डाउन करता है और डिकोड करता है। फिर एक नाम सामने आता है, लायला। चार्ली इमीडिएटली ये नाम डालिया को बताता है और डालिया सजेस्ट करती है कि वो चेक करे कि 8 साल पहले केटी किसी लैला नाम की लड़की को जानती थी या नहीं। मे बी कोई फ्रेंड, रिलेटिव या स्कूल कनेक्शन हो सकता है। ये सुनते ही चार्ली केटी का पुराना स्टोरेज बॉक्स खोलता है जिसमें काफी कार्ड्स और मेमोरीज रखी हुई थी। ज्यादातर कंडोलेंस कार्ड थे जो केटी के मिसिंग होने के बाद आए थे, लेकिन उन्हीं कार्ड्स में से चार्ली को एक स्पेसिफिक कार्ड मिलता है जो लैला खलील के नाम से था। अंदर लैला ने लिखा था कि केटी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और वो उसके साथ जो हुआ उससे लेकर बहुत अपसेट है। इसी के पैरेलल मॉड को केटी के रूम से आवाज सुनाई देती है। वो क्यूरियोसिटी में डोर के पास जाती है और तभी पहली बार केटी डायरेक्टली उससे बात करती है। ये शॉकिंग था क्योंकि अब तक केटी प्रॉपरली बोल भी नहीं रही थी, लेकिन अब वो क्रीपी वॉइस में मॉड से कह रही थी कि वो उसे बात करना चाहती है, उसे जानना चाहती है। जैसे ही मॉड डोर के पास आती है, केटी सडनली बोलती है कि वो मॉड को टच करना चाहती है। ये सुनकर मॉड डर के पीछे हटने लगती है, लेकिन तभी केटी डिमोनिक चैंट बोलना स्टार्ट कर देती है और लिटरली उस चैंट का इफेक्ट ये होता है कि मॉड हवा में लटक जाती है। कुछ सेकंड बाद वो जोर से नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ चार्ली लैला वाले लेटर के फोटोज डालिया को भेजता है। डालिया उसके पोस्टल स्टैम्प को एनालाइज करके पता लगाती है कि ये लेटर इजिप्ट के एजवान एरिया से भेजा गया था। तब डालिया सैटेलाइट इमेज और मैप्स चेक करना स्टार्ट करती है और डेजर्ट के बीचों बीच एक स्ट्रेंज फ्रूट फार्म डिस्कवर करती है और यहाँ का फ्रूट उस फ्रूट से मैच कर रहा था जहाँ से केटी गायब हुई थी। इस क्लू से डालिया को स्ट्रॉन्ग सस्पिशन होता है कि केटी को किडनैप करने वाले लोग शायद इसी आइसोलेटेड फ्रूट फार्म एरिया में रहते हैं और बिना किसी बैकअप के डालिया खुद ही उस पूरे रीजन को सर्च करने निकल पड़ती है। वहीं चार्ली एक प्रोफेसर से मिलने जाता है जो उन एंशिएंट इंस्क्रिप्शन को पार्शियली डिकोड कर चुका था। प्रोफेसर बताता है कि ये लैंग्वेज एक्सट्रीमली एंशिएंट है, अराउंड 3000 BC से भी पुरानी। प्रोफेसर के अकॉर्डिंग ये इंस्क्रिप्शन किसी मैसिव सेरेमोनियल बाइंडिंग रिचुअल का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है और एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, नेस्मेरियन। जब चार्ली पूछता है कि नेस्मेरियन क्या होता है तो प्रोफेसर एक ओल्ड लेक्चर रिकॉर्डिंग प्ले करता है जो एंशिएंट इजिप्टियन डेमोनोलॉजी पर बेस्ड थी। रिकॉर्डिंग में नैरेटर एक्सप्लेन करता है कि नेस्मेरियन एक टेरिफाइंग डेमोनिक एंटिटी थी जिसे डिस्ट्रॉयर ऑफ द फैमिली भी कहा जाता था। ये एंटिटी एक सोल सिकनेस की तरह एक इंसान से दूसरे इंसान के बॉडी में ट्रांसफर होती है। कहते हैं कि अराउंड 2000 BC के बाद नेस्मेरियन से रिलेटेड इंसिडेंट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली बंद हो चुके थे और उसके बाद हिस्ट्री में उस डेमन का नाम भी लगभग गायब हो गया था। अब तक नेस्मेरियन की असली स्टोरी कभी ऑफिशियली सामने नहीं आई थी, बस एक र्यूमर फैला हुआ था कि इस डेमन को किसी एंशिएंट रिचुअल के थ्रू ट्रैप कर दिया गया था। ये सुन के चार्ली कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है क्योंकि अब उसे स्ट्रांगली फील होने लगता है कि कहीं केटी के अंदर वही नेस्मेरियन तो नहीं है। दूसरी तरफ डालिया एजवान के उस आइसोलेटेड एरिया में पहुंचती है जहां उसे केटी के किडनैपर्स का होने का डाउट था। वहां उसे एक सुनसान घर दिखाई देता है जिसमें फिलहाल कोई नहीं था। डालिया क्वाइटली उस घर के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। जैसे ही वो बेसमेंट में जाती है हमें रियलाइज होता है कि ये वही जगह है जो हमें
मूवी के बिगिनिंग सीन में दिखी थी, वही हाउस जहाँ ब्लैक पिरामिड था। डालिया पूरी जगह को केयरफुली इंस्पेक्ट करती है और क्लियर समझ जाती है कि यहाँ किसी टेरिफाइंग रिचुअल को परफॉर्म किया गया था, जिसका हिस्सा शायद केटी भी थी। लेकिन जैसे ही डालिया वापस ऊपर आती है तब तक वो मैजिशियन वुमेन वहाँ पहुँच चुकी थी। मैजिशियन सीधा डालिया पर अटैक कर देती है, लेकिन सेल्फ डिफेंस में डालिया उसे गन से शूट कर देती है। उसके बाद डालिया बाहर एक और लड़की को नोटिस करती है जो उसे देखते ही भागने लगती है। डालिया उसका पीछा करती है और फाइनली उसे एक जगह पर हाथों से जमीन में खोदते हुए पकड़ लेती है। उस लड़की के पास एक बॉक्स था जिसके अंदर एक ओल्ड VCR कैसेट रखी थी और कैसेट पर केटी का नाम लिखा हुआ था। डालिया तुरंत कैसेट सीज कर लेती है और उस लड़की को कस्टडी में लेती है। क्वेश्चनिंग के दौरान पता चलता है कि उस लड़की का नाम लैला है और यही हमें समझ आता है कि वो मैजिशियन वुमेन एक्चुअली लैला की माँ थी। लैला क्लियरली बोल नहीं पा रही थी कि उसकी जुबान काट दी गई थी। वो बताती है कि उसने अपने माँ के सीक्रेट्स एक्सपोज करने की कोशिश की थी और पनिशमेंट में उसकी माँ ने उसका ये हाल कर दिया। लैला फिर रिवील करती है कि वो लोग ताबूत को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे क्योंकि पूरा एरिया में फ्लड होने वाला था, लेकिन जिस प्लेन में ताबूत ट्रांसपोर्ट हो रहा था वही प्लेन क्रैश हो गया था। और यहाँ एक बड़ा सीक्रेट रिवील होता है कि प्लेन क्रैश में जो 2 पायलट मरे थे वो एक्चुअली लैला के भाई थे। मतलब बिगिनिंग में जो मिस्टीरियस फैमिली हमें दिखी थी, मैजिशियन मदर, उसका हस्बैंड और 3 बच्चे, वो सब लैला और उसके सिबलिंग्स थे। ये सब जानने के बाद डालिया लैला को फोर्स करती है कि वो सारी ट्रुथ डिटेल में लिखे कि उसकी माँ ने केटी के साथ एग्जैक्टली क्या किया था। साथ ही डालिया केटी वाली कैसेट भी देखना स्टार्ट करती है। अब जब डालिया को ऑलमोस्ट पूरा सच पता चल जाता है तो वो चार्ली को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है ताकि उसे बता सके कि 8 सालों में केटी के साथ एक्चुअली हुआ क्या था। लेकिन चार्ली उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था और इसी वजह से डालिया डिसाइड करती है कि वो डायरेक्टली चार्ली के घर ही जाएगी। इसी पॉइंट पर स्टोरी मॉड पर फोकस करती है जो अब कम्प्लीटली बदल चुकी थी। स्कूल में वो अपनी टीचर से डिस्टर्बिंग और क्रीपी बातें करती है जिसकी वजह से चार्ली को स्कूल बुलाया जाता है। और जब चार्ली मॉड को घर ले जा रहा होता है तब कार में मॉड अपने ही भाई सेबेस्टियन को वियर्ड और इनएप्रोप्रिएट सिग्नल्स देने लगती है। क्लियरली उस पर भी डिमोनिक इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था। इसी के पैरेलल कैरमेन केटी के रूम में जाकर उसके लिए प्रेयर्स करने लगती है, लेकिन अचानक केटी डिमोनिक वॉइस में बोलना स्टार्ट करती है। कैरमेन कुछ कर भी नहीं पाती क्योंकि केटी सुपरनैचुरल तरीके से रूम को सील कर देती है। एक पॉइंट पर केटी डिमोनिक स्माइल के साथ कैरमेन के क्रॉस को सुपरनैचुरल फोर्स से उसके गले में लपेट देती है और उसी क्रॉस की चेन से कैरमेन को हवा में उठा देती है। कैरमेन स्लोली चोक होने लगती है। उसके बाद केटी उसे इतनी फोर्स से थ्रो करती है कि कैरमेन खिड़की तोड़कर सीधा नीचे गिर जाती है। और कोइंसिडेंस देखो, उसी वक्त चार्ली अपने बच्चों मॉड और सेबेस्टियन के साथ घर वापस आ रहा होता है और कैरमेन की बॉडी उनकी कार पर गिरती है और कुछ ही सेकंड में कुछ कुत्ते कैरमेन की बॉडी को नोचना स्टार्ट कर देते हैं। ये हॉरिफाइंग सीन देखकर सब लोग शॉक में चले जाते हैं, लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग रिएक्शन मॉड का होता है। वो ये सब देख के जोर जोर से हंसने लगती है। मतलब अब कैरमेन की डेथ के साथ क्लियर हो चुका था कि इविल एंटिटी घर के और मेंबर्स को भी करप्ट कर रही है। सबसे बड़ा इमोशनल शॉक ऑब्वियसली लैरिसा को लगा था। अगले सीन में हम कैरमेन की डेथ सेरेमनी देखते हैं, लेकिन यहाँ भी बहुत डिस्टर्बिंग चीजें होने लगती है। सबसे पहले मॉड अपने सारे दांत खुद ही तोड़ देती है, फिर वो कैरमेन के बॉडी से नकली दांत निकालकर खुद पहन लेती है। ये मोमेंट सच में नाइटमेयर जैसा फील दे रहा था। वहीं केटी अपने भाई सेबेस्टियन को मेंटली मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देती है। वो उससे बार बार कहती है कि उसी ने उसे गार्डन में खेलने भेजा था, जिसकी वजह से वो किडनैप हुई और उसका ये हाल हुआ। इन सारी बातों का असर सेबेस्टियन पर क्लियरली दिखने लगता है। इसी बीच केटी अपने लॉक्ड रूम का फ्लोर तोड़ देती है और नीचे सीलिंग पर क्रॉल करने लगती है और फिर सबके सामने केटी डायरेक्टली कैरमेन की कॉफिन में जंप कर जाती है और उसके डेड बॉडी को ऑलमोस्ट कंज्यूम करने लगती है। वो उसका खून तक चाट रही थी। ये हॉरिफाइंग सीन देखकर डेथ सेरेमनी में आए सारे गेस्ट पैनिक में वहाँ से भागने लगते हैं। चार्ली और लैरिसा भी कम्प्लीटली
शैटर्ड हो चुके थे और स्पेशली लेरिसा मेंटली ऑलमोस्ट ब्रेक होने वाली कंडीशन में पहुंच गई थी। अब लेरिसा की कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी कि वो केटी को घर में रखना ही नहीं चाहती थी, लेकिन फिलहाल उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। इसलिए वो लोग केटी को उसके व्हील चेयर से टाइटली बांध देते हैं और उसके रूम पर मल्टीपल लॉक्स लगा देते हैं। सिचुएशन इतनी डेंजरस हो गई थी कि हमेशा एक इंसान उसके रूम के बाहर गार्ड की तरह खड़ा रहता था ताकि केटी किसी भी तरह बाहर ना आ सके। रूम के अंदर केटी कंटिन्यूअसली अजीब आवाजें निकाल रही थी। कभी वो अपनी व्हील चेयर को हल्का सा हवा में उठा लेती और फिर फोर्सफुली जमीन पर गिरा देती। क्लियरली उसके अंदर की एंटिटी अब और पावरफुल होती जा रही थी। इसी पॉइंट पर डालिया घर आती है और उसके पास वो वीसीआर कैसेट भी होता है जो उसे लैला के पास मिली थी। डालिया चार्ली और लेरिसा को बताती है कि इस टेप में मैजिशियन वुमेन ने प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया था कि केटी के साथ एग्जैक्टली क्या किया गया था और क्यों किया गया था। फिर सब मिलकर वो कैसेट देखना स्टार्ट करते हैं। टेप में मैजिशियन एक्सप्लेन करती है कि उसकी फैमिली एक एंशिएंट सीक्रेट कल्ट का हिस्सा थी जो नेस्मेरियन नाम के डेमन को जनरेशन से बॉन्ड करके रखती आ रही थी। इस डेमन को कंट्रोल करने के लिए एक हॉरिफाइंग रिचुअल यूज होता था जिसका नाम था ममिफिकेशन। इस प्रोसेस में लिविंग स्किन के ऊपर स्पेशल इंस्क्रिप्शन वाली बैंडेज लपेटी जाती थी और जैसे जैसे ये बैंडेज रिमूव होती थी डेमन उतना ही ज्यादा पावरफुल होता जाता था। यही रैपिंग एक्चुअली नेस्मेरियन को बाइंड करके रखती थी। प्रॉब्लम ये थी कि नेस्मेरियन को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता था, इसीलिए उसे सिर्फ एक लिविंग ह्यूमन होस्ट के अंदर इम्प्रिजन करके रखा जाता था और जब एक होस्ट ओल्ड एज या वीकनेस की वजह से खत्म होने लगता था तब डेमन को एक नया होस्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता। मैजिशियन बताती है कि उनके कल्ट का काम ही था नेस्मेरियन को अंडर कंट्रोल रखना, इसीलिए वो रेगुलरली नया होस्ट चूज करते थे और उन्हें स्पेशल स्क्रिप्चर रैप्ड स्टेट में प्रिजर्व करके रखते थे। और क्योंकि एक चाइल्ड ज्यादा टाइम तक नेचुरली सरवाइव करता है इसीलिए बच्चे परफेक्ट होस्ट माने जाते थे। अगर किसी एडल्ट बॉडी को होस्ट बनाया जाता तो वो जल्दी खत्म हो जाता और रिचुअल बार बार रिपीट करना पड़ता, इसीलिए केटी को इंटेंशनली चूज किया गया था। कैसेट में हम क्लियरली वो टेरिफाइंग रिचुअल भी देखते हैं। कल्ट मेंबर्स मास्क पहने हुए चैंट कर रहे होते हैं और केटी को प्रीवियस होस्ट के बॉडी के ऊपर लेटा दिया जाता है। चैंटिंग के बीच ओल्ड होस्ट उल्टी करता है और उसके मुंह से निकलने वाला ब्लैक लिक्विड केटी के अंदर चला जाता है। इसी प्रोसेस के थ्रू नेस्मेरियन केटी के बॉडी में ट्रांसफर हुआ था। प्लान ये था कि केटी को हमेशा उस ताबूत में अलाइव रखा जाएगा जब तक वो नेचुरली ओल्ड एज से मर ना जाए और उससे पहले डेमन को फिर किसी नया होस्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता। लेकिन एजवान एरिया में फ्लड होने वाला था, इसी वजह से मैजिशियन के बेटे ताबूत को प्लेन के थ्रू शिफ्ट कर रहे थे और फिर वही प्लेन क्रैश हो गया। बाकी जो हुआ वो हमें ऑलरेडी पता है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो नेस्मेरियन का ओपनली फ्री हो जाना बहुत डेंजरस था क्योंकि ये एंटिटी सिर्फ एक फैमिली नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय कर सकती थी और चार्ली के फैमिली पर उसका इफेक्ट हम क्लियरली देख ही रहे थे। शायद इसी वजह से 2000 BC के बाद नेस्मेरियन की स्टोरीज हिस्ट्री से ऑलमोस्ट गायब हो गई क्योंकि तब से उसे सीक्रेटली नए लिविंग होस्ट में ट्रांसफर करके बांध करके रखा जाता था। ये हॉरिफाइंग ट्रुथ जानकर चार्ली और लेरिसा कंप्लीटली शैटर्ड हो जाते हैं। स्पेशली चार्ली तो ऑलमोस्ट शॉक स्टेट में चला जाता है। इसी बीच केटी ने अपने भाई सेबेस्टियन को पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर लिया था। सेबेस्टियन बिना कंट्रोल के अपना सर दीवार पर मार रहा था। फिर केटी के कहने पर वो रूम के हिडन एंट्री पॉइंट को तोड़कर अंदर जाता है और केटी के बॉडी पर बची हुई सारी स्क्रिप्चर रैपिंग्स को रिमूव करना स्टार्ट कर देता है और जैसे ही वो लास्ट बाइंडिंग भी रिमूव होती है नेस्मेरियन फुल्ली रिलीज्ड हो जाता है। केटी हवा में फ्लोट करने लगती है और जोर जोर से स्क्रीम करती है। उसके आसपास का एनवायरनमेंट लिटरली स्टॉर्म जैसा फील होने लगता है। लेकिन हॉरर सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकता। सेबेस्टियन और मॉड दोनों ऑलरेडी डेमन के इन्फ्लुएंस में आ चुके थे और डेड कैरमन भी पोजेस्ड स्टेट में घर के अंदर वापस आ जाती है। अब घर पूरी तरह केओस में बदल चुका था। सेबेस्टियन अपनी ही माँ लेरिसा को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है और लेरिसा बचने के लिए
लिए वॉल्स के अंदर क्रॉल कर रही होती है। दूसरी तरफ पोजेस्ड कैरमन डालिया पर अटैक कर रही थी, जबकि केटी डायरेक्टली चार्ली से फाइट कर रही थी। केटी लिटरली चार्ली को काटने और उसका फ्लैश खाने की कोशिश कर रही थी। और सबसे डिस्टर्बिंग मोमेंट तब आता है जब कैरमन अपने ही मुंह से एक जिंदा बिच्छू निकाल कर डालिया के मुंह में डाल देती है। वो बिच्छू डालिया के गले को अंदर से फाड़ते हुए बाहर निकलने लगता है, लेकिन समहाउ डालिया अपना हाथ मुंह के अंदर डालकर उस बिच्छू को बाहर खींच लेती है। उसके बाद वो कैरमन पर अटैक करके वहां से बचकर निकलती है। लेरिसा भी सेल्फ डिफेंस में अपने पोजेस्ड बेटे पर अटैक करने पर मजबूर हो जाती है। इसी बीच केटी के अंदर का नेस्मेरियन डेमन चार्ली से कहता है, अब तुम्हारी बेटी को कोई नहीं बचा सकता। लेकिन तभी चार्ली सडनली केटी को टाइटली पकड़ लेता है और डालिया से कहता है कि वही वाली रिचुअल चैंट दोबारा स्टार्ट करें, क्योंकि शायद वही उनकी लास्ट होप थी। डालिया के गले में ऑलरेडी बिच्छू की वजह से होल हो चुका था, इसलिए वो प्रॉपरली बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी वो समहाउ अपने थ्रोट को प्रेशर देते हुए चैंटिंग शुरू करती है। जैसे ही चैंट स्टार्ट होते हैं, होस्ट ट्रांसफर रिचुअल एक्टिवेट हो जाता है और फाइनली नेस्मेरियन केटी के मुंह से निकलकर डायरेक्टली चार्ली के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। यानी दोस्तों, अपनी बेटी को बचाने के लिए चार्ली ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। अब नेस्मेरियन चार्ली के बॉडी के अंदर था। मूवी में एक्सप्लेन किया गया था कि जब भी डेमन एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफर होता है तो एक शॉर्ट कूलिंग पीरियड आता है जिसमें एंटिटी टेम्पररी इनएक्टिवेट रहती है। इसी फेज में नया होस्ट को बाइंड किया जाता है ताकि डेमन दोबारा फुल्ली रिलीज ना हो सके, और एग्जैक्टली वही यहाँ भी होता है। चार्ली के बॉडी पर फिर वही एंशिएंट रैपिंग्स और इंस्क्रिप्शंस डाल दिया जाता है। अगले सीन में हम चार्ली को एक कॉफिन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर सील्ड देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ केटी फाइनली रिकवर हो चुकी थी। एक इमोशनल मोमेंट में हम देखते हैं कि केटी मोर्स कोड में आई लव यू टैप करती है और अंदर से चार्ली भी सेम पैटर्न में रिप्लाई करता है, आई लव यू टू। कुछ टाइम गुजरने के बाद हमें पता चलता है कि केटी कम्प्लीटली नॉर्मल लाइफ में वापस आ गई थी। इवन मॉड और सेबेस्टियन भी डेमन के इन्फ्लुएंस से फुल्ली रिकवर कर चुके थे। लेकिन असली ट्रेजेडी ये थी कि अब नेस्मेरियन चार्ली के अंदर परमानेंटली इम्प्रिजन्ड था और वो हमेशा के लिए कैद हो गया था। फिर मूवी हमें एक फाइनल सीन दिखाती है जहां लेरिसा डालिया को कॉल करके कहती है कि वो चार्ली के फ्यूचर के बारे में बात करना चाहती है, और यही स्टोरी एक डार्क ट्विस्ट लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें एक प्रिजन दिखाया जाता है और उस प्रिजन में वही मैजिशियन वुमेन जिंदा होती है। जी हाँ दोस्तों, डालिया की गोली से वो मरी नहीं थी। उसके शोल्डर पर बुलेट का घाव भी दिखाया जाता है और फिलहाल वो जेल में इम्प्रिजन्ड थी। तब एक नर्स उसके में आती है, लेकिन रिवील होता है कि नर्स एक्चुअली लेरिसा थी। वो मैजिशियन को इंजेक्शन देती है। उसके थोड़ी देर बाद डालिया व्हील चेयर पर चार्ली को लेकर सेल के अंदर आती है और फिर डालिया मैजिशियन से कहती है, तुम्हें पता ही है अब क्या होने वाला है। उसके बाद डालिया चैंटिंग स्टार्ट करती है और हमें समझ आता है कि ये लोग नेस्मेरियन को चार्ली के बॉडी से निकाल कर वापस मैजिशियन वुमेन के अंदर ट्रांसफर करने वाले हैं, और एग्जैक्टली इसी डार्क नोट पर फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी रिव्यू कमेंट्स में जरूर देना। बेस्ट कमेंट्स नेक्स्ट वीडियो में फीचर होंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच माय लास्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो नेम्ड एविल डेड राइज। और अगर कोई सजेशन हो फॉर नेक्स्ट मूवी तो फील फ्री टू टेल इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।